राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर इन दिनों खूब विवाद देखने को मिला। चाहे वो सत्ता पक्ष रहा हो या फिर विपक्ष, दोनों के बीच बयानबाजियों का जो दौर रहा है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन इसके बीच अब एक ऐसा मुद्दा सामने आया जिस पर विपक्ष पूरी तरीके से मौन है। राम मंदिर के मुद्दे पर विपक्ष ने खूब हू हल्ला किया, लेकिन अब जब दरगाह में चंदा चोरी की बात आई है तो विपक्ष पूरी तरीके से खामोश बैठा है। विपक्ष इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो अखिलेश यादव हो या फिर असदुद्दीन ओवैसी। दोनों ही विपक्षी नेता अब दरगाह में चंदा चोरी को लेकर के जो मामला सामने आया उस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। लेकिन अगर बात की जाए राम मंदिर की, तो राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर खूब हू हल्ला किया गया, खूब बवाल काटा गया, सत्ता पक्ष से सवाल किए गए और कहा गया कि इन करप्शन करने वाले लोगों पर कब कार्रवाई होगी, तमाम सवाल पूछे गए। लेकिन अब जब राजस्थान के अजमेर शरीफ दरगाह में ये करप्शन की बात आई है, चंदा चोरी की बात आई है, और साथ ही साथ बहराइच में एक दरगाह है सैयद मसूद सलार गाजी की, वहां पर भी कहा जा रहा है कि तमाम जायरीन आते हैं और वहां पर करोड़ों चंदा इकट्ठा होता है। उस चंदे में भी हेरफेर की गई है, गड़बड़ी की गई है और इसमें समाजवादी पार्टी के तमाम नेताओं का भी नाम अब सामने आ रहा है कि उन तक इस चंदे का पैसा पहुंचा है। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अवनीश जी हैं। अवनीश जी, देखिए, राम मंदिर का मुद्दा जैसे ही सामने आया उसके बाद से सबसे पहले सवाल उठाने वाले अखिलेश यादव रहे, विपक्षी नेता हैं और उत्तर प्रदेश के अंदर उनका वर्चस्व काफ़ी अच्छा है। अब असदुद्दीन ओवैसी ने भी तमाम सवाल खड़े किए राम मंदिर को लेकर के। उन्होंने कहा कि राम को लाने वाले ही राम के नाम पर चंदा डकार जा रहे हैं। लेकिन अब जब अजमेर शरीफ दरगाह में भी चंदा चोरी की बात आ रही है और यहाँ पर सैयद मसूद सलार गाजी की जो दरगाह है बहराइच में, वहाँ भी कहा जा रहा है कि करोड़ों रुपए डकारे गए हैं, इस पर विपक्ष बोलने से क्यों बच रहा है? देखिए, जहाँ तक बात है, अभी जो राजस्थान की दरगाह है उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा के करप्शन सामने आए हैं। उसकी जांच की भी मांग हो रही है और उसके बाद अब उसमें तथ्यात्मक जांच भी शुरू हो चुकी है। अभी तक इस पर कोई आधिकारिक निर्णय नहीं आया है। और जब भी अगर आप बहराइच की बात करते हैं तो बहराइच में भी जो दरगाह है उसमें भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने शुरू हो गए हैं। लेकिन विपक्ष इस पर साइलेंट है और राम मंदिर को एक बड़ा मुद्दा बना रही है। इसके पीछे देखिए जो भी कारण है वो सिर्फ राजनीतिक है। जब भी उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करेंगे तो बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा हिंदुत्व के साथ राम मंदिर रहा है। चाहे राम मंदिर आंदोलन 1990 के बाद से जब से शुरुआत हुआ और उसके बाद से बाबरी मस्जिद विध्वंस से लेकर अब तक राम मंदिर बनने तक बीजेपी इसको अपना बहुत बड़ा मुद्दा बनाई और इसी के जरिए बीजेपी उत्तर प्रदेश में एक हिंदुत्व एजेंडा और राम मंदिर इसको लेकर बीजेपी की राजनीति पली बढ़ी और आगे निकली। और इसी का एक प्रभाव रहा कि आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी मजबूत है उसमें कहीं न कहीं राम मंदिर उसके पीछे कहीं न कहीं छिपा हुआ है। अभी देखिए, अजमेर शरीफ में कहा जा रहा है कि वहां पर उर्स का मेला लगता है। उर्स के मेले में देग दिए जाते हैं। उसमें 2 प्रक्रिया होती है, एक छोटी देग और एक बड़ी देग। तो बड़ी देग जो देने की प्रक्रिया थी उसमें करप्शन की बात आ रही है, उसमें हेरफेर की बात आ रही है और कहा जा रहा है तकरीबन 20 लाख रुपए जो हैं उसमें हेरफेर किए गए हैं। इसको लेकर क्या जानकारी है आपको और किस तरीके से आप समझ पा रहे हैं कि ये जो देग वाला मसला है ये कितने ऊपर तक जा सकता है? देखिए, अभी तो ये मामला ओपन हुआ है, उसमें कि ही कुछ लोगों ने इस बात को उजागर किया है। अब इसमें लगभग 3 करोड़ से ज़्यादा का मामला, 20 लाख की और बात सामने निकल कर आ रही है। अब इस पर जांच होगी। जैसे राम मंदिर की जांच हुई, एसआईटी की टीम का गठन हुआ, उसके बाद 14 सदस्यीय टीम ने 14 दिनों की जाँच के बाद सरकार को रिपोर्ट दी गई। उसके बाद तत्काल सरकार ने इस पर एक्शन लिया और इसके बाद चंपत राय से लेकर अनिल मिश्रा तक को हटाया गया, वो उनका इस्तीफा लिया गया। अब इसमें आगे देखना क्या है, अभी तक इस पर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई, ना कोई जांच बैठाई गई, लेकिन अभी ये मामला चल रहा है। लेकिन जिस तरीके से राम मंदिर का मामला विपक्ष बीजेपी के लिए एक गले की हड्डी बन चुका था, लेकिन अब ये जो दरगाह वाला मामला है, यानी कि समाजवादी पार्टी जिससे हम अपने मुस्लिम वोट बैंक को एक साथ साधती है, अब वो वैसे जिस तरीके से सवाल उठा रहे हैं, अब एक बहुत बड़ा एजेंडा बन चुका है कि बीजेपी को भी एक बड़ा सवाल करने का मौका मिल गया कि अगर आप हमारे ऊपर सवाल करेंगे तो हम इसके माध्यम से आपके ऊपर भी बीजेपी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जो नेता हैं वो सवाल उठा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम नेता इस चंदा चोरी में संलिप्त हैं। अगर बीजेपी की तरफ से सवाल उठाए जा रहे हैं और उधर विपक्ष जो है राम मंदिर चंदा चोरी को लेकर सवाल उठा रहा है,
कहा जा रहा है कि राम मंदिर के मुद्दे को दबाने के लिए ये कोशिश की जा रही है, क्या आपको भी लगता है ऐसा है? देखिए, इस जितने भी चाहे विपक्ष की तरफ समाजवादी पार्टी की तरफ से या ओवैसी की तरफ से बीजेपी के ऊपर सवाल किया जाए या बीजेपी की तरफ से काउंटर अटैक विपक्ष के ऊपर किया जाए, इस सबके पीछे का एक ही रीजन है, राजनीतिक। क्योंकि जल्दी में 5 से 6 महीने के अंदर यूपी में विधानसभा के चुनाव होने हैं। अब इसके लिए सभी राजनीतिक दल कमर कस चुके हैं। अब बीजेपी राम मंदिर को एक बड़ा एजेंडे के रूप में लेना चाहती थी और विपक्ष को लग रहा है राम मंदिर के नाम पे हिंदुत्व वोटर एकजुट ना हो और विपक्ष इसको एक बड़ा मुद्दा बनाकर अपने को विपक्ष बीजेपी को बैकफुट पे ले आए। अब वही बीजेपी की तरफ से भी ये जो बहराइच की दरगाह है जिसमें 20 लाख की हेरा फेरी और भी कई मामले सामने निकले। बहराइच वाले दरगाह में करोड़ों की हेरा फेरी की बात कही जा रही है। 20 लाख की जो बात है वो अजमेर शरीफ की बात, राजस्थान की। जो यहाँ पे बहराइच की आप बात कर रहे हैं, इसको भी इस पे विपक्ष मौन है और बीजेपी बार बार इस पे मुद्दा उठा रहा। अभी देखिए इनके गठबंधन अलायंस के हैं, ओम प्रकाश राजभर ने वहाँ पे दरगाह पे मेला लगता था, सारी चीजें होती थी, उसको लेकर उन्होंने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। बाद में वहाँ पे मेला नहीं लगा, ऐसी जनसभा नहीं हुई, ऐसा कुछ हुआ नहीं। उस पे भी पिछले साल की ये बात है जब वहाँ पर उर्स का मेला लगना था, तब वहाँ पर ओम प्रकाश राजभर ने एक बयान दिया कि यहाँ पर मेला नहीं लगेगा। उसके बाद से वहाँ पर मेला नहीं लगा, प्रशासन की तरफ से अनुमति नहीं दी गई। जबकि अब तक देखा गया है कि जितनी बार भी उर्स का मेला वहाँ पर लगता रहा है, उतनी बार काफी तादाद में जायरीन वहाँ पर आते रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग वहाँ पर चंदा चढ़ाते हैं एक तरीके से। और इतनी बड़ी रकम का गबन होना, वो भी अब विपक्ष पर आरोप लग रहा है और अखिलेश यादव मौन बैठे हुए हैं। आपको कहीं ना कहीं ये एहसास हो रहा है कि अखिलेश यादव जिस कोर वोटर की बात करते हैं, उसी कोर वोटर को बचाने के लिए कुछ भी बोलने से बच रहे हैं? बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से विपक्ष इस पे साइलेंट बना हुआ है और इसको बीजेपी बड़े मुद्दे के रूप में उठा रही है, करोड़ों का हेरा फेरी का मामला है। लेकिन हम एक बात बताना चाहते हैं कि अभी इसकी जांच शुरू नहीं हुई है। अब इस पर अगर कोई जांच हो, इसमें आरोप सिद्ध हो, आरोप सिद्ध होने के बाद कितना बड़ा करप्शन हुआ, अभी राम मंदिर का आप उठाइए, जिक्र करिए, इसमें एक के बाद एक जांचें चल रही है SIT की। जो जांच के बाद अभी CC फुटेज भी पुराने निकाले गए जो डिलीट किए गए हैं, उसमें कई एविडेंस निकल के सामने, जूते में पैसा रखा जा रहा है, मोजे में पैसा रखा जा रहा है और इसमें लापरवाही की बात अनिल मिश्रा की आ रही है। भले वो इसमें इन्वॉल्व ना हो, लेकिन ये माना जा रहा है कि उनकी लापरवाही से इतना बड़ा कांड हुआ। अब इसके बाद इसको विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया। अब बीजेपी इस पे बैकफुट पे है और बीजेपी इसको प्रोटेक्शन के तौर पे ले रही है, इसमें फूक फूक के कदम रख रही है। यानी बीजेपी राम मंदिर वाले मामले पे बताना चाह रही है कि इसमें बीजेपी का कोई हाथ नहीं है, इसमें जितने लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा होगी। एक चीज और देखिए अवनीश जी, एक चीज और देखिए, जैसे कि हम लोग डिस्कस कर रहे हैं दरगाह को लेकर के, राम मंदिर को लेकर के, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी इसमें। दरगाह में जो ऑडिट होता है सालाना, तकरीबन कई सालों से नहीं हुआ ऑडिट वहाँ पर। यहाँ सलार गाजी की जो दरगाह है वहाँ पर कई सालों से ऑडिट नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? जैसे आप राम मंदिर को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं कि वहाँ पर सुरक्षा में लापरवाही बरती गई, वहाँ पर चंदा गिनने की जो व्यवस्था थी उसमें लापरवाही बरती गई, तमाम चीज़ें जो आपने बताई। अगर आप उस गुट से नहीं है, एक तरीके से हम कहें तो चंदा चोर गुट से नहीं है, तो आप सालों से ऑडिट क्यों नहीं करवा रहे? देखिए, जो भी ट्रस्ट बनता है, चाहे राम मंदिर का हो चाहे इसका हो, अब इसमें ट्रस्ट बनता है, ट्रस्ट में सारे प्रावधान होते हैं, उसकी अपनी एक गाइडलाइन होती है, उसमें सारी चीज़ों का उसमें लेखा जोखा होता है और एक एक चीज़ों का रिकॉर्ड होता है। ये तो मामला तब हाईलाइटेड हुआ जब राम मंदिर का चोरी का प्रकरण इतना हाईलाइटेड हो गया, इस पर इतना विवाद शुरू हो गया, इसकी SIT ने जाँच किया, तब न जाके सबके सामने निकल कर आ रहा। चूँकि चाहे दरगाह हो, चाहे राम मंदिर हो, चाहे हिंदू की बात करें चाहे मुस्लिम, कोई भी धार्मिक स्थल होता है, लोगों की आस्था का केंद्र होता है। लोग वहाँ पे जाते हैं, स्वेच्छा से दान करते हैं और देते हैं और मानते हैं कि जो वहाँ पे लोग हैं वो लोग बहुत ही अच्छे विचार के लोग होंगे। लेकिन अब ये जब चंदा चोरी का मामला सामने आया, तब इसके बाद एक एक चीज़ें, अब आप वहाँ की बात करें तो वहाँ पे भी ट्रस्ट बना होगा, वहाँ की सारी चीज़ें होंगी। अब वहाँ के एक एक रिकॉर्ड निकाले जाएँ, उस पर जाँच हो, उसके बाद एक रिकॉर्ड्स होंगे तब ना मिलेंगे। रिकॉर्ड्स तो पहले ही गायब कर दिए गए हैं। जब आपने सालों से ऑडिट नहीं करवाया तो आपके पास रिकॉर्ड्स कहाँ से होंगे? जिस पैसे की हम आप बात कर रहे हैं, जब उसका कोई लेखा जोखा ही नहीं है तो आप रिकॉर्ड्स कहाँ से इकट्ठा करेंगे?
भाई वहाँ पे तो एक जो ट्रस्ट बना होगा उसका कोई पदाधिकारी होगा, उसका कोई अध्यक्ष होगा, बैठा होगा, उसके पास तो ये आइडिया होगी कि कितना है, या तो उस करप्शन में वहाँ लिप्त हो। अगर बाय द वे वो करप्शन में लिप्त है तो उसमें जो आवाज़ उठाने वाले लोग हैं वो भी उसके सहयोगी होंगे, करीबी होंगे, उनके पास तो एक आंकड़ा वो आइडिया होगा जिसके आधार पर वो इतने बड़े आरोप लगा रहे हैं। अगर अजमेर दरगाह शरीफ के जो पूर्व सचिव रहे हैं, जो उर्स का पूरा जिम्मा संभालते थे, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। जो अभी मौजूदा सचिव हैं उन्होंने दर्ज करवाया कि इसमें गड़बड़ी है, ठेकेदार ने गड़बड़ी की है, और ये पूर्व सचिव की मिली भगत की वजह से ही सब कुछ हुआ है। अब आप सोचिए, एक मौजूदा व्यक्ति जो किसी पद पर वहां पर बैठा हुआ है, सचिव के पद पर, वो खुद पूर्व सचिव पर आरोप लगा रहा है कि गड़बड़ी की गई है, ठेकेदार के साथ मिलकर के गड़बड़ी की गई है। आप एक तरीके से देखें तो जिस तरीके से राम मंदिर को लेकर के आप चर्चा कर रहे हैं कि चंदा चोरी हुई, इसमें तमाम लोग संलिप्त हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो क्या आपको नहीं लगता कि दरगाह में इस तरह की धांधलेबाजी करना वो सही है? देखिए, कहीं भी कभी भी किसी भी ट्रस्ट में ऐसे जो एक स्थल हो धार्मिक, अगर उसमें इस तरीके का भ्रष्टाचार या करप्शन हो रहा है, ये बिल्कुल गलत है। और इस पे जो भी इसमें लिप्त लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई एक्शन होना चाहिए, हो भी रहा है। राम मंदिर का प्रकरण देखा जाए, हाँ, एक हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बताना चाहते हैं। अभी राम मंदिर चोरी में विपक्ष ने कई महत्वपूर्ण आभूषणों की बात की कि ये गायब है, वो गायब है, वो गायब है। अभी कल देखा जाए तो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई राम मंदिर के ट्रस्ट की तरफ से, तो उसमें जिन जिन चीजों का जिक्र किया गया था, सोने की रामायण का भी जिक्र था, वो वहीं पर मौजूद है। चिड़िया थी जो सोने की आशीर्वाद की बनी थी, काकभुसुंडी। हाँ, इन सारी चीजों को विपक्ष के सवालों का एक काउंटर अटैक के तौर पे वहां के तरफ से लाया गया, ट्रस्ट की तरफ से, और वहां पे रखा गया कि जिन जैसा आरोप लग रहा है ऐसा है नहीं, लेकिन इसके बावजूद भी अगर इसमें किसी की संलिप्तता रही उसके ऊपर कठोर कार्रवाई होगी। कुल मिला जुला कर बीजेपी इस पे फूक फूक के कदम रख रही है, एक एक कदम बढ़ा रही है, और इसको एक बड़ा मुद्दा ऐसा बना रही है कि ताकि इसमें ये समझ में आ जाए कि बीजेपी की तरफ से जो भी इसमें आरोप सिद्ध हुआ उनके ऊपर एक्शन हुआ, और राम मंदिर अभी भी उसका एक कोर वोटर और जो इसके साथ एक जुड़ाव है धार्मिक रूप से हिंदुत्व का, वो अभी मजबूत बना रहा है। और जो इधर अभी आपने विपक्ष की बात किया, समाजवादी पार्टी से लेके वहाँ की, असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वो चाहते थे कि राम मंदिर के मुद्दे को हम भुना पाए, लेकिन उनसे चूक हो गई। अब चूक आप और हम समझ ही रहे हैं कि कहां पर चूक हुई। अब जब दरगाह की बात आई है तो वो बोलने से कतरा रहे हैं। अखिलेश यादव खुद कतरा रहे हैं क्योंकि उनको डर सता रहा है कि उनका कोर वोटर कहीं उनसे दूर ना हो जाए, खिसक ना जाए। लेकिन एक तरीके से अगर इस पूरे मसले को समझने की कोशिश की जाए तो असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम वोटों के दम पर ही चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे। अभी कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के अंदर एक जनसभा भी की थी, बहराइच से ही की थी। वहां पर उन्होंने तमाम बयानबाजियां की, अखिलेश यादव पर भी निशाने साधे, योगी आदित्यनाथ पर भी निशाने साधे। लेकिन अब जब ये मामला पेश आया उसके बाद से उनके मुंह पर ताला लग गया है। देखिए, ताला की बात अपनी जगह पे है। ओवैसी का उत्तर प्रदेश में एंट्री होना, वो कहीं कहीं देखा जाए तो इसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा या एनडीए अलायंस को होगा। इंडिया अलायंस जो है इससे उसको नुकसान होगा। रह गई बात अगर ओवैसी के प्रभाव की उत्तर प्रदेश में बात करें तो अभी तक जितने भी चुनाव हुए, ओवैसी चाहे जितनी भी जगहों पे लड़े, तो अभी भी देखा जाए तो ओवैसी का जो सबसे कोर वोटर है वो मुस्लिम वोट बैंकों में है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक जो है परंपरागत तरीके से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है। 22 देख लीजिए आप, 24 देख लीजिए, फिर 27 आने वाला है। तो मिला जुलाकर मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि आने वाले समय में जो चुनावी समीकरण बन रहा है, या अखिलेश का पीडीए हो या अखिलेश का मुस्लिम वोट बैंक हो, हमको नहीं लगता है कि इस तरीके से ओवैसी के साथ जाएगा। बाय द वे, अगर ओवैसी कर रहे हैं, ओवैसी एक माहौल बनाना चाह रहे हैं उत्तर प्रदेश में। वो ये चाह रहे हैं कि हमारा किसी, उनको तो वोट कटवा भी कहते हैं, वोट कटवा भी कहते हैं। भाई वोट कटवा का मतलब क्या हुआ? अभी पता चला कि कहीं पे ओवैसी पार्टी का कोई कैंडिडेट लड़ा और वहां पर बीजेपी 8,000 वोटों से चुनाव जीत गई और बीजेपी ओवैसी 20,000 वोट पा गए। तो भाई जाहिर सी बात है कि ओवैसी को जो वोट मिला होगा वो 100% मुस्लिम वोट मिला होगा। अगर वो 20,000 वोट में से अगर 8,000 से जीते, अगर ओवैसी नहीं जीतते तो ऑलरेडी वहाँ पर समाजवादी पार्टी या इंडिया अलायंस का कोई कैंडिडेट जीतता। इसीलिए देखा जाए तो जो ओवैसी का
लाना उत्तर प्रदेश में अखिलेश के लिए नुकसान। अखिलेश के लिए नुकसान है। और अखिलेश इसलिए उनको अपने अलायंस, देखिए अखिलेश यादव चाहते तो उनको अपने गठबंधन में लेकर उनको 10-5 सीटें दे देते, ओवैसी का पूरा लक्ष्य उत्तर प्रदेश में नहीं। लेकिन अखिलेश यादव को कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोई भी ऐसा राजनीतिक दल हो जो मुस्लिम वोट बैंक को अपने पास करे, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी खुलकर कहते हैं कि अगर बीजेपी को सत्ता से हटाना है तो असदुद्दीन ओवैसी साथ खड़े हैं। तो भाई सत्ता से हटाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन विपक्ष इसीलिए उनको बी टीम बना रहा है। अभी बिहार में देख लिया, जब बिहार में तो 2 बार से बड़ा प्रभाव डाल रहे हैं। अब की बार उनको आरजेडी ने सीधे बाइकाट कर दिया कि वो बिल्कुल दूरी बनाए, लेकिन उसके बाद भी 5 सीटें वहाँ पे जीत गए। उस बार भी 5 सीटें जीते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर जय परसेंट वोट ओवैसी पाते हैं, वो बीजेपी के लिए सीधे फायदा होगा अगर आज की परिस्थितियां देखी जाए राजनीतिक। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात किया जाए तो हम अभी एक बात बताएं, मुलायम सिंह यादव को मुल्ला मुलायम, मौलवी मुलायम तक कह दिया गया। वह सिर्फ इसीलिए कह दिया गया क्योंकि जो अल्पसंख्यक वोट है उत्तर प्रदेश में, खासकर मुस्लिम वोट बैंक है, वो हमेशा समाजवादी पार्टी से जुड़ा रहा और अखिलेश यादव उस पर भी वर्क कर रहे हैं और कभी ये नहीं चाहेंगे कि मुस्लिम वोट बैंक उनसे दूर हो। इसके लिए उनकी तरफ से कई तरीके की बातें की जाए। बड़े बड़े मुस्लिम नेताओं को भी उनके अपने साथ वो जोड़े हुए हैं। अब आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ता है, चंदा चोरी क्या महत्व रखता है, क्या सारी चीज़ें हैं, अब एक के बाद प्रक्रियाएं सामने आएंगी, तब इस पे आगे चर्चा हो सकती है। तो देखिए, चाहे राम मंदिर हो या फिर अजमेर शरीफ की दरगाह हो या फिर सैयद मसूद सलार गाजी की दरगाह हो, हर जगह पर चोरों की भरमार है। चाहे वो अब विपक्ष जिस तरीके से राम मंदिर के चंदा चोरी को लेकर सवाल उठा रहा था वो हो, या फिर अब सत्ता पक्ष दोनों दरगाहों पर हुए करप्शन को लेकर सवाल उठा रहा वो हो। आने वाले वक्त में 27 में विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर है। उससे पहले ही चाहे सत्ता पक्ष हो या फिर विपक्ष, दोनों ही तरफ से जो चुनावी बिसात है वो बिछाई जानी शुरू हो चुकी है।